CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने और विधानसभा की मांग पर शहर भर में जोरों से चर्चा छिड़ गई है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में इसको लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है कि यूटी चंडीगढ़ में भी विधानसभा का गठन किया जाए और राज्यसभा में शहर को प्रतिनिधित्व भी दिया जाए। पर सवाल उठता है कि शहर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिले और विधानसभा का भी गठन हो तो कैसे? क्या वर्तमान समय में इन बातों का कोई मायने है या किसी कोने में ऐसी संभावना है कि शहर को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनकी मांग पिछले दिनों नगर निगम हाउस की बैठक में हुई थी? इसी को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला, जो इस शहर से जमीनी तौर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा भी चाहिए और साथ में विधानसभा की मांग भी बिल्कुल जायज़ है, पर इसके लिए आधार बनाने की ज़रूरत है। मांगों को मनवाने के लिए बेस को भी मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि चंडीगढ़ शहर स्थायी तौर पर यूटी नहीं है। इसलिए चंडीगढ़ ही नहीं, हरियाणा और पंजाब के लोगों से आग्रह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला के साथ CNE न्यूज की बातचीत को जरूर सुनें और पूरी तरह से समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि इन्होंने विधानसभा और राज्यसभा बनाने में क्या क्या अड़चने हैं जानकारी दी है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक और आग्रह है कि सब्सक्राइब की लाल वाली बटन दबाकर इस लोकप्रिय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। देखिए, मैं इंटरव्यू कल सुन रहा था उनका, सतेंद्र सिंह जी का, आपके ही चैनल पे था। देखने सुनने में वो बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि जिस भी शहर में हम पॉलिटिक्स करते हैं, वहाँ विधानसभा हो, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हो या प्लानिंग बोर्ड हो, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इस शहर की वास्तु धरातल पर स्थिति क्या है। चंडीगढ़ अभी तक परमानेंट यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर नहीं हुआ। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और ये इसके थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा हमें, बहुत पीछे आज से नहीं। ये इसका ही गठन हुआ था 1966 में। उस वक़्त पंजाब से एक आवाज़ उठती थी पंजाबी सूबा की, कि अकालीज की तरफ से होता था कि पंजाबी सूबा बनाया जाए। उस वक़्त इसको पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। चंडीगढ़ को जब यहाँ यूनियन टेरिटरी का दर्जा बनाया, लेकिन वो परमानेंट दर्जा नहीं था। वो था कि कुछ समय के बाद ये अल्टीमेटली पंजाब की राजधानी बन के पंजाब में शामिल हो जाएगा। इस पे फिर कमीशन भी बैठा। कमीशन ने जब रिपोर्ट दी, जब ये पंजाब से या हरियाणा से मांग उठती थी, तो कमीशन ने एक बार तो ये अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि चंडीगढ़ हरियाणा को दे दिया जाए, और खरड़ तहसील तक इसमें फैसला हो गया था कि हरियाणा को जाएगा। लेकिन उसकी एवज में अबोहर, फाजिलका के कुछ इलाके जो हैं वो हरियाणा को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। वो पंजाब की लीडरशिप ने उसको नहीं माना, ये मामला फिर पेंडिंग पड़ गया। फिर अकाली दल ने इस पर एजिटेशन की, पंजाबी सूबे की मांग बढ़ी आगे। फिर इस पर उग्रवाद भी बहुत इस इशू पे हुआ। फिर संत लोंगोवाल राजीव गांधी एकॉर्ड हुआ, उसके तहत फिर ये फैसला हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए जी। और SYL जो है, सतलुज यमुना लिंक, उसका पानी जो है वो हरियाणा को दिया जाए। चंडीगढ़ के बारे में तो मान गए लोग कि इसको पंजाब में, जो पंजाब की लीडरशिप थी, लेकिन SYL के मामले में इन्होंने फिर कह दिया जी पंजाब का पानी हमारे पास आगे कम है, तो ये हम नहीं देंगे। वो मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जी। तो जब चंडीगढ़ का अभी परमानेंट स्टेटस नहीं है, या तो ये परमानेंट यूटी बने, तो फिर इसमें मेट्रोपॉलिटन काउंसिल भी बन सकती है, मेट्रोपॉलिटन कमेटी भी बन सकती है। और धीरे धीरे जो कल बात उठी है, कई लोगों ने कहा जी विधानसभा नहीं हो सकती है। इसमें कोई पॉपुलेशन का क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। जब एक परमानेंट यूटी है और लोकतांत्रिक अधिकार होता है, तो विधानसभा भी बन सकती है, बशर्ते कि पहले यूनियन टेरिटरी का परमानेंट का फैसला हो। बहुत सी अड़चने हैं अभी। जब ये पहली बार जब ये फैसला हुआ था कि चंडीगढ़ पंजाब को देना है, उस वक्त 25 साल का एक पीरियड रख दिया गया था कि 25 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली पंजाब को चला जाएगा। जब तक जो पंजाब हरियाणा के ऑफिस यहाँ काम करेंगे वो हमें चंडीगढ़ वालों को किराया देंगे,
क्योंकि मामले सारे सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे, पेंडिंग होते, ना को आज तक किराया दिया। हालांकि उसका नुकसान चंडीगढ़ आज बहुत भारी भुगत रहा है कि सारी मेंटेनेंस हम करते हैं, एमएलए हॉस्टल, एमएलए मंत्रियों की कोठियाँ, उस एरिया का सारा जो जितने दफ्तर हैं उनकी सारी मेंटेनेंस, लेकिन आज तक किसी ने 1 रुपया किराया नहीं दिया। अगर उसको आज इकट्ठा करें तो वो करोड़ों करोड़ है। लेकिन ये मामला कई स्थितियों पे अटका हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि आज ये कोई स्थिति है कि यहाँ विधानसभा हो जाएगी या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हो जाएगी या कोई प्लानिंग बोर्ड बन जाएगा। सतेंद्र सिंह जी एक बात का जिक्र कर रहे थे, मुझे वो बात समझ नहीं आई कि एक समझौता हुआ था। कोई समझौता किसके साथ? ये तो प्रशासन तो अधीन है होम मिनिस्ट्री के। जनरम के साथ नहीं, जनरम का एक शर्त आई थी 2011 में जब मैं काउंसलर था, सतेंद्र सिंह भी हमारे साथ काउंसलर थे। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन बोलते हैं इसको, जनरम की पूरी है, उन्होंने हमें वो ग्रांट देते हैं जो शहरी एरियाज़ हैं। उस वक्त उन्होंने एक शर्त लगा दी कि जी आप कुछ रिफॉर्म करिए तब हम आपको आपकी ग्रांट रोक, नहीं तो वरना आपकी ग्रांट रोक देंगे। उसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाना भी था, उसमें वाटर के टैरिफ भी रिवाइज़ करने थे, सिंगल विंडो सिस्टम थी, डबल अकाउंटेंसी नहीं होनी चाहिए। उसमें फिर जब हमने इसको हाउस में लेके गए तो उस वक्त हाउस के अंदर ये बातें उठी थी कि जब हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास अधिकार नहीं है, मेयर के पास, काउंसिलरों के पास अधिकार नहीं है, तो क्यों ना हम मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की तरफ बढ़ें, क्यों ना हम प्लानिंग बोर्ड की तरफ बढ़ें। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल क्या है लोगों को पहले समझना पड़ेगा। ये सबसे पहले जो बनी वो गोरखालैंड में बनी थी। वहाँ सुभाष घिसिंग ने एक एजिटेशन चलाई थी अलग गोरखालैंड की। बिल्कुल। वो एजिटेशन में वायलेंस हो गई, बाद में उसका भी समझौता शायद मुझे याद है कि राजीव गांधी जी के टाइम हुआ, तो वहाँ एक गोरखा हिल काउंसिल दे दी गई। उसी को मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का एक स्वरूप माना जाता है। उसमें क्या होता है कि 2-4 आदमी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से चले जाएं, कुछ पंचायत समितियों से चले जाएं, पंचायतों से चले जाएं, मार्केट बोर्ड से चले जाएं, यूनिवर्सिटी के सेनेट से चले जाएं, एनजीओ से चले जाएं, वो मिलके एक काउंसिल बनती है। उसके अंदर फाइनेंशियल अधिकार सारे होते हैं जो आज चंडीगढ़ में नहीं है। वो एक फ़ायदा होता है कि हमारा जो बजट होगा, आज जितना चंडीगढ़ की बजट होता है वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। वहाँ से फिर बजटिंग होकर वापस आता है और चंडीगढ़ के किसी नागरिक को पता ही नहीं कि हमारी साल की आमदन कितनी हुई, कितना पैसा वहाँ गया, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें भेजा। मेरी अपनी जानकारी, निजी जानकारी मैं कई बार लेता रहता हूँ। आज चंडीगढ़ का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ये जितना हमारी आमदन है उतना सेंटर पैसा हमें नहीं दे रहा। एक बहुत भारी धक्का है, मैं समझता हूँ, ज्यादती हो रही है चंडीगढ़ के साथ। होता तो ये है कि सेंटर दूसरी स्टेटों को अपने से पास से मिला के ग्रांट देता है, जबकि चंडीगढ़ अब आमदन का कारण है। इसीलिए इनको ऐसे कानून बना रखे हैं कि लोगों को पता ही ना लगे कि यहाँ कितनी आमदन आई है। मैंने 1-2 बार RTI डाल के आमदन लेने की कोशिश की है और उससे बिल्कुल क्लियर है कि जितना करीब अब मैं समझता हूँ कि ये 2016-17 में मैंने RTI डाली थी। उस वक्त इन्होंने बताया था कि 3200 करोड़ रुपया हमारे पास साल की आमदन है। 3200 करोड़ अभी नहीं आ रहा हमारे पास, आज भी नहीं आ रहा। आमदन तो उससे कई गुना बड़ी होगी। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि परमानेंट यूटी नहीं है, तो ऐसे में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल नहीं हम बना सकते। जब परमानेंट यूटी है ही नहीं, तो जो नगर निगम में जो मांग उठा रहे हैं कि राज्यसभा में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, विधानसभा हम बना करके बनाने की मांग करते हैं, तो क्या उनको ये जानकारी नहीं है? क्योंकि वो भी पढ़ लिख करके और पार्षद बन करके आए, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि जब परमानेंट ड्यूटी है ही नहीं तो विधानसभा कैसे मांगते हैं? देखिए, मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता, मांग उठानी कोई बुराई नहीं है। पॉलिटिशियन हमेशा एक होता है कि आने वाले 10-15 साल में हमारे शहर का स्वरूप क्या होगा। बिल्कुल सर, लेकिन मांग तो ये उठनी चाहिए कि सबसे पहले इसको परमानेंट ड्यूटी बनाओ, हाँ, फिर विधानसभा। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक एक स्टेट का स्टेटस ही नहीं पता क्या है। आज भी अगर यहाँ बात करते हैं तो पंजाब से क्या आवाज़ उठती है, चंडीगढ़ हमारा हमें दे दिया जाए। इसका मतलब आप देखिए बीच में चुनाव के टाइम में ये बात उठी, हाँ, कि चंडीगढ़ को किसी भी टाइम पंजाब में दिया जा सकता है। केजरीवाल जी एक इशारा कर गए। हाँ, बिल्कुल। अकाली दल का मैनिफेस्टो है, अकाली दल चंडीगढ़ का जो है उनका मैनिफेस्टो है कि चंडीगढ़ पंजाब का, पंजाब को मिलना चाहिए। ये आज भी हैंगिंग इशू है, ये परमानेंट सेटल नहीं हुआ। मान लीजिए अगर पंजाब यूटी परमानेंट होता तो यहाँ पंजाब हरियाणा के कैडर के अफसर क्यों आते?
बिल्कुल, ये समझौता था एक, जब तक कि ये मामला दोनों स्टेटों की राजधानी और यूटी रहेगा तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो 60-40 में डिवाइडेड होगा। आज भी उसी पे चल रहा है, कई बार कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में SYL का मामला पेंडिंग है, वो जुड़ा हुआ है चंडीगढ़ की ट्रांसफ़र के साथ। अच्छा, जिस तरह से सतेंद्र सिंह ने एक बात उठाई, जो आपने अगर सुना होगा इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो कांग्रेस के सरकार में कहा गया था कि 3 साल के अंदर में इसका गठन हो जाना चाहिए था। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये थोड़ा सा कांग्रेस के टाइम में नहीं, ये कभी नहीं हुआ। आपके पवन बंसल उस टाइम थे नहीं, सांसद। वो बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जब हाउस में डिस्कशन हुई थी कि चंडीगढ़ को क्या क्या अधिकार और मिलने चाहिए, ये एक डिस्कशन का हिस्सा था, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि समझौता हो गया। समझौते का तो मतलब ही नहीं, एक समझौता नहीं हुआ, लेकिन उसमें कोई था कि सेंटर को जो है नहीं, और हमारी रिकमेंडेशन है। ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो 3 बार एसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिकमेंडेशन हाउस में यूनानिमस पास होके जा चुकी है कि मेयर का कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए। यहाँ पे FNCC की जो है उनके मेयर की जो ACR लिखनी है उसका अधिकार कमिश्नर को होना चाहिए। वो इसीलिए नहीं हो रहा कि हमारे पास कमिश्नर का ACR जो मेयर लिखे, मेयर हाँ, लिखे। बिल्कुल। ये चीज़ें हम बार बार उठाते रहे हैं। विधानसभा की मांग भी पॉलिटिकल पार्टियां उठाती रही हैं, इसीलिए कि सेंटर पे एक प्रेशर जाए कि यहाँ के चंडीगढ़ लोग अब चंडीगढ़ को चंडीगढ़ ही देखना चाहते हैं, ना पंजाब ना हरियाणा में भेजना नहीं चाहते। तो जिस तरह से नगर निगम में ये बात उठी सर, उसके परिप्रेक्ष्य में आप जो लोग उठा रहे हैं इस मांग को, उनको तो कुछ सलाह दे सकते हैं कि अगर वो थोड़ा सा स्टडी कर लें तो शायद ज़्यादा मांग करने में, क्योंकि आप लीगली अगर किसी चीज़ को मांग उठाते हैं तो शायद प्रभावकारी होता है। जिसका लीगल जानकारी ना हो और फिर मांग उठाए जाए तो ऐसा लगता है कि भैंस के आगे आप बीन बजा रहे हो, ऐसा भी लगता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उनको जानकारी नहीं होगी। मनीष तिवारी जी खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं, पेशे से वकील हैं, बहुत अच्छी तरह कानून जानते हैं। मैं उनको जानता हूँ, निजी तौर पर भी जानता हूँ। ये कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ हमने संकेत देने होते हैं कि मैं चंडीगढ़ के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं चंडीगढ़ के भविष्य के बारे में क्या सोचता हूँ। ऐसा तो नहीं मनीष तिवारी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हो या यहीं से राज्यसभा में जाना चाह रहे हो? कुछ ऐसा तो नहीं? मैं ये नहीं कह सकता, अभी तो चुनाव में 2 साल पड़े हैं, परिस्थितियाँ तो रातों रात बदल जाती हैं। तो लड़ना चाहेंगे तो कोई रोक थोड़ी सकता है उनको। वो तो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इस मामले में इसको उठाने से पहले ये बात उठानी चाहिए अब मिलके सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, इसका परमानेंट एक फैसला हो पहले शहर का। हमारा ढांचा ही जब तक हमारे हाथ में नहीं। आज पंजाब के गवर्नर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर हमारी यूटी बन जाएगी तो हमारा इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर होगा। अच्छा, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको यूटी में तब्दील कर दिए जाने, कंप्लीट यूटी, इस वजह से वहाँ पे ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ दूसरी यूटीज़ हैं वहाँ परमानेंट यूटीज़ हैं। डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है अभी सिर्फ एक है, वो अभी जो नए प्रदेशों का उसमें हुआ है अभी आंध्रा और तेलंगाना का जी। वहाँ छोड़ के बाकी जितनी यूटीज़ बाकी है चंडीगढ़ के अलावा वो परमानेंट यूटी डिक्लेयर हो चुकी है। अच्छा, इस वजह से वो कमेटी, इस वजह में कमेटी पांडिचेरी में तो विधानसभा हो गई बाद में, पहले पांडिचेरी भी यूटी थी, अब वहाँ विधानसभा नहीं है। 22 लाख की पॉपुलेशन है सारी, वहाँ विधानसभा है, 40 MLA बनते हैं वहाँ से। अब चंडीगढ़ जैसे जैसे एक्सपेंड होगा, लोगों की एक कल्पना है, वो कल्पना तभी साकार होगी जब चंडीगढ़ को इतनी आबादी में हम ले आएँ कि 20-22 लाख की आबादी हो जाए, एरिया हो जाए। उसके लिए संभावनाएं कम हैं मधुकर जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब पंचकूला आ गया, इधर मोहाली आ गया, इधर मुल्लापुर आ गया, ये सारे एरिया दूसरी स्टेटों के हैं। आइडियल स्थिति तो ये होती है कि इधर से पंचकूला मिला देते, इधर मोहाली मिल जाता है, इधर मुल्लापुर बन जाता है, एक चंडीगढ़ बड़ी स्टेट बन जाती। संभावना बिल्कुल, आज कोई भी स्टेट की पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी स्टेट की 1 इंच ज़मीन किसी दूसरे के लिए देने के लिए तैयार। विधानसभा बनना यहाँ पे बहुत मुश्किल है जब तक यूटी परमानेंट नहीं होता। मैं समझता हूँ छोटा हो सकता है, अगर मान लीजिए चंडीगढ़ में आज 15-16 लाख की आबादी है, अगर पांडिचेरी में 22-24 लाख के बन सकती है तो यहाँ MLA कम हो सकते हैं, ये नहीं कि बन नहीं सकती, पर परमानेंट यूटी तो हो पहले, या परमानेंट स्टेट हो, तभी विधानसभा होगी ना। वोटर कौन, अच्छा राज्यसभा की बात हुई, अब मुझे अब नहीं याद आ रहा कि कभी दिल्ली में काउंसलर चुनते थे एक राज्यसभा के मेंबर को, अगर चुनते भी थे, मान लीजिए मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी इसमें, तो वहाँ तो 200-250 के करीब पार्षद हैं।
बिल्कुल थे। यहाँ तो 26 थे जिस दिन मनीष तिवारी जी ने चिट्ठी लिखी थी, उस वक्त तो 26 थे, आज 35 हो गए। क्या 26 आदमियों की उतनी वोट की एक राज्यसभा एक वोट की वैल्यू होती है? तो क्या इतनी वैल्यू बनेगी कि यहाँ से एक राज्यसभा का MP चला जाए वहाँ? ये बड़ी बड़ी टेक्निकल बातें हैं और मैं समझता हूँ उन्होंने मुद्दा सही उठाया है। विधानसभा की मांग भी कोई गलत नहीं है, मेट्रोपॉलिटन की मांग भी गलत नहीं है, पर सबसे पहले जो कहते हैं ना बुनियादी हमें लड़ाई लड़नी है वो यूटी का परमानेंट स्टेटस हो, आधार तैयार करना होगा। जब तक आधार नहीं होगा, जब तक यहाँ हमारा परमानेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, यहाँ के कानून जो है चंडीगढ़ के लोग नहीं बनाएंगे बैठ के, तब तक ये चीज़ें संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं है फिलहाल। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।